जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी के चुनौतियां जो देश और दुनिया के सामने आई, पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर पैकेज देश के सामने दिया था राहत के रूप में। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। इसमें गारंटी की कवरेज जो है वो 50% विस्तार वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगी और 75% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, उनमें भी गारंटी की कवरेज जो है वो 75% रहेगी, चाहे विस्तारीकरण के लिए हो या नए प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 75% गारंटी कवर रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और विस्तारीकरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जबकि 8 महानगर के अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें विस्तार के लिए 50% और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.95%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा। We now move to the additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3, in which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors, and the third one also brought in hospitality and others. And as a result of which, 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it. Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs, and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को, कारोबारियों को दिया गया। और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए, और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था। और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक,
12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है, जो स्वीकृत है, उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है, उस पर इसको प्रत्येक ऋण पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे उभरती हुई जरूरतों को देखकर। जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं, चाहे वो टूरिज्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स, ये बाकी सब उसमें आते हैं, उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है। 4000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं, उसको आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है एडमिसिबल गारंटी, जो स्वीकार्य गारंटी की है, वो अब 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है। 3 लाख करोड़ में यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4.5 लाख करोड़ रुपया इसको किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा लाभ कारोबार और व्यवसाय करने वालों को मिलेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। The next one is a totally new scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020 or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will obviously be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR प्लस 2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा, तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी।
और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार होगा, जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है जेएलजी के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम, डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे। अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है, या 7500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब, या 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the fourth of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and tourist guides who are recognized by state governments. Travel and tourism stakeholders, which is literally the terminology used to talk about travel agents, I suppose, who are recognized by Ministry of Tourism, will also be covered here. What do they get? They get 100% guaranteed credit of 10 lakhs for the TTSs who are agents or travel agencies, and 1 lakh for tourist guides who are licensed either by the regional or the state level authorities. Now, what is this credit being given to? It's really a retail kind of a loan wherein they can take this credit for whatever purpose they would want to use it for, whether it is for buying a vehicle, whether it is for any other expenditure that they may want to have to incur. So there are no processing charges. The waiver, a complete waiver will be given for any foreclosures or prepayment, and this would be administered by the Tourism Ministry. And the fund for this, just to draw your attention, is also included in that first announcement that we made, that other sectors which get 60,000 crore guarantee, this will also be one of that. So this is to help revive or to help the tourist guides and tourist travel agencies survive the second wave. पर्यटन का क्षेत्र भारत में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत रोजगार भी, स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है और इससे जुड़े हुए उद्योग को, पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम ये नई योजना के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता 11,000 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल और टूरिज्म के जुड़े हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किया गया है। ये बिल्कुल नई लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं उसको मददगार साबित होगी। इसमें कार्यशील पूंजी भी आपको मिलेगी, व्यक्तिगत ऋण अगर आपने लिए होंगे उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा और इससे जो पर्यटन सेक्टर से प्रभावित लोग हैं वो अपने देनदारी का निर्वहन कर सकें, उस दृष्टि से इस योजना को लाया गया है। वो अपना वापस व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकें, उस दृष्टि से इसको लाया गया है, या कोई नया कारोबार भी शुरू करना चाहे तो उस दृष्टि से उसकी मदद करेगा। इसमें कुल मिलाकर 10,700 जो हमारे
क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा, राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है। और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, जो लगभग 904 हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100% गारंटी इसकी हमारी तरफ से दी जा रही है और इसमें 10 लाख रुपया जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है। और 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया उनको होगा। इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है और जो अतिरिक्त कोलेट्रल इनको देनी पड़ती है उसकी भी आवश्यकता इस पर नहीं होगी। तो इस तरह से बड़ी मदद उसके टूरिज्म क्षेत्र के लिए यहां से भी होने वाली है। The next one also pertains to tourism sector. For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a month, 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहां पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 2400 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीजा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीजा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीजा शुल्क माफ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीजा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You would remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month. And both in that case for such employers and employees wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages
will be paid by the government, meaning the employer share and the employee share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाए थे कि एक तो नए रोजगार का सृजन हो और जिनका रोजगार चला गया उनको वापस रोजगार देने के लिए उनको अवसर मिले। इसका कुल मिलाकर जो आउटले रखा गया था वो 22,810 करोड़ था। 58.50 लाख इसके कुल बेनिफिशरीज थे जिनको इसका लाभ मिला, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो 30 जून 2021 था। इसमें जो सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई 2 साल के लिए नए एम्प्लॉयज की, काम करने वालों के लिए, मंथली वेज जिनका 1 महीने की तनख्वाह 15,000 से कम हो, उसको इसके लिए लिया गया था। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उस पे नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का जो शेयर होता है उसका हिस्सा होता है 24% होता है। और इसमें तय किया गया था कि जिस कंपनी के 1,000 तक के एम्प्लॉइज हैं उनका नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का दोनों का 24% शेयर जो है वो हम करेंगे। और इसके अलावा जो 1,000 से ज़्यादा के जहां पर एम्प्लॉइज हैं, जहां पर काम करने वाले 1,000 से ज़्यादा हैं, वहां पर नौकरी करने वाले का 12% शेयर जो है उसको हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 902 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। 21.42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और 79,577 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको इसका लाभ 18/6/2021 तक मिला। अब इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है, आगे इसको बढ़ाया गया है। 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक इसकी समय अवधि की गई है। The 7th of the 8 announcements on the relief, economic relief, pertains to something which was announced probably just a couple of days ago, that an additional amount of 14,775 crores, 14,775 crores is being provided for nutrient-based subsidy for the farmers. In fact, some of you all in the media have covered that the record procurement of wheat has happened this Rabi marketing season. 432.48 lakh metric tons have been procured, which is compared to the previous Rabi marketing season, it was only 389.92 lakhs. This increase has happened even despite the pandemic. 85,413 crores have been directly paid into the farmers' accounts. 85,413 crores, and this is for the Rabi marketing season only. Now, the existing NBS subsidy is up to about 27,500 crores. We have now increased it to 42,275 crores, which means an addition of 14,775 crores have been provided. The breakup of that is available. We will share it with you. But the additional amount is 14,775 crores. I'm not announcing it for the first time today, but the money which is being released now, and that is 14,775 crores. कृषि के क्षेत्र में रबी विपणन सीजन
2020-21 में जहां 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, उसके मुकाबले 2021-22 में रिकॉर्ड रबी विपणन की खरीद हुई। सीजन अगर देखा जाए, रबी विपणन सीजन को देखा जाए तो उसमें 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि 2020-21 में 389.92 लाख 399.92 लाख खरीद हुई थी, 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी 2020-21 में। तो 21-22 में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 432.48 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को इसके लिए 85,413 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसको भी वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पर 27,500 करोड़ का भुगतान किया गया था, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 27,500 करोड़ से बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। अतिरिक्त राशि 14,775 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें से 9,125 करोड़ एडिशनल सब्सिडी जो है वो डीएपी के लिए है और 5,650 करोड़ रुपए की एडिशनल अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो एनपीके बेस्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के लिए है। The next one is just recalling something which the Prime Minister announced immediately after the lockdown was made last year, providing the poor with the food grains, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Last year, the scheme was providing grains and some pulses between March to November. Just for the records, because the poor of India should not go without a meal even one day during this pandemic, was the objective with which the Prime Minister immediately announced this program. And therefore, just for the records, last year this scheme was for 1,33,972 crores. Again this year, because of the second wave and because of the intensity with which the wave hit us, the Prime Minister thought that this year too, this scheme will have to be extended. And again, therefore, in May, this scheme was relaunched. Even then it was clearly made as an announcement saying free food will be provided, food grains will be provided till November. This year, the estimated financial implication of the 5 kg food grains which are being, in addition to their PDS entitlements, being given this year, of 5 kgs of food grains, will have a financial implication of 93,869 crores. Again, just for the records, the total financial implication of last year and this year is 2,27,841 crores. पिछले वर्ष आपदा के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी कि इस महामारी और आपदा के समय कोई व्यक्ति भूख के कारण किसी की मृत्यु ना हो, अन्न की कमी ना हो। पिछले वर्ष भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो चना देने का काम किया। तो वहीं पर इस बार भी दूसरी लहर के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निर्णय किया कि मई महीने से लेकर दिवाली तक, यानी कि नवंबर महीने तक इस साल देश के गरीबों को अन्न की यह योजना जारी रहेगी। और इसके माध्यम से जहां पिछले वर्ष 1,33,972 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया था, इस बार भी इसमें गरीब लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनको अन्न की कमी ना हो, इस योजना को पुनः इसकी शुरुआत की गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा
कि उनको अन्न देश के कोने कोने तक मिल सके। इसमें जो वित्तीय प्रभाव इस वर्ष का होगा वो लगभग 93,869 करोड़ होगा और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कुल खर्चा जो गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का है वो 2,27,841 करोड़ रुपया होगा। We now move to the announcement on health, with a special focus and emphasis on children and pediatric care, pediatric beds being provided. We are now providing 23,220 crores more, only focusing, sharply focusing on, among other things, but primarily focusing on children and pediatric care. This 23,220 crores will be spent in this financial year itself. It will also focus on funding of HR augmentation so that medical students, interns, nurses can also be, brought into helping in such emergencies. ICU beds will be made available. Oxygen supply at the central, district and sub-district levels will be ensured, and also making sure that equipments and medicines, teleconsultations and ambulance services, all of that will be taken care of with a primary focus on children. So pediatric care is the emphasis here. Just to recall, last year 15,000 crore emergency health systems project was brought in, which ended as of March 2021. Through that 15,000 crores, there was a 25-fold increase in COVID dedicated hospitals. We also set up 7,929 COVID health centers, 9,954 COVID care centers, and an increase in oxygen supported beds by 7.5 times also was facilitated with the 15,000 crores, and there was an increase in isolation beds also by 42 times. There was increase again in ICU beds by 45-fold. So that we thought the 15,000 crores which was used till March 2021, aiming at providing additional infrastructure and facilitating COVID care, had good response, and now 23,220 is being provided with a primary focus on children, but others also will benefit from it. जन स्वास्थ्य के लिए आपदा के समय 23,220 करोड़ रुपए का और प्रावधान किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। कोविड-19 के समय पिछले वर्ष भी जब 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया गया था तो उससे बहुत लाभ मिला है। 25 गुना वृद्धि हमारी कोविड समर्पित अस्पतालों में हुई, 7,929 कोविड हेल्थ केयर सेंटर बने, 9,954 कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, 7.5 गुना वृद्धि ऑक्सीजन युक्त बेड्स की इसके माध्यम से हुई, 42 गुना वृद्धि आइसोलेशन बेड्स की इसके माध्यम से हुई और 45 गुना वृद्धि आईसीयू बेड्स की हुई, जो 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोजेक्ट के लिए 2020-21 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया था। आने वाले समय के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार किया जाए और आपातकालीन स्थिति के लिए उस तैयारी को ज़्यादा करना, विशेष तौर पर बच्चों के लिए, और बाल चिकित्सा देखभाल, बाल चिकित्सा विस्तार पर इसको रोड मैप उसको बनाकर ध्यान दिया गया है। इसके लिए छोटी अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, मानव संसाधन की वृद्धि के लिए, पूर्ति के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हमारे मेडिकल के छात्र हों, हमारी नर्सेस हों, इनको भी इसमें
इनका योगदान किया जा सकता है। और इसके अलावा जो आईसीयू बेड्स विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर उनको बनाने के लिए या बाकी क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर की जाए, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य उपकरण, दवाइयां, इनका पर्याप्त उपलब्धता हो और जनता की पहुंच टेली कंसल्टेशन तक, एम्बुलेंस सर्विसेज तक हो, इसको भी इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। और टेस्टिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपने देखा है इसकी रोकथाम के लिए टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। और जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसको भी सपोर्ट करने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि निगरानी और जीनोम अनुक्रम जो है उसकी भी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस बजट का फायदा हो सकता है, इस योजना का फायदा हो सकता है। 23,220 करोड़ रुपया ये 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा, ताकि देश भर में इसके माध्यम से इन संबंधित चीजों को पूरा किया जा सके। विशेष तौर पर देश के बच्चों को बाल चिकित्सा से जुड़ी हुई सुविधाओं को लेकर ज्यादा ध्यान में रखते हुए। We move to the third section, which focuses on growth, export and imports, and also on generation of employment. The first thing is, this government, as you know, is committed to doubling the farmers' income, and at the same time addressing the issue of malnutrition. Earlier, we've always focused on high-yielding varieties of seeds, so that the crops which are benefited from that high-yielding variety of seeds yields more. Whereas now the focus is making sure that the crop provides nutritious gains, the crop is going to be climate resilient, and also such traits which are important in a seed are being ensured through the research of the ICAR, Indian Council for Agricultural Research. They have now developed bio-fortified crop varieties, which if given to the farmers, they are able to produce better quality output, and that might help in providing greater protein, iron, zinc, and vitamin A for nutrient value-based grains, which are important for us. This is now being made available for several crops, 21 of them: rice, peas, millet, maize, soya bean, quinoa, buckwheat, winged beans, pigeon pea, and sorghum. All of them have been developed by the ICAR, and this will come of great help for the farmers. And end of the day, the grains that you get will be of nutrient value without having to add supplementary biofortification, which you do additionally. Now the grain itself yields such varieties. So this is being promoted, and this, I'm making it as an announcement here because this is going to make an impact on farmers' income as much as giving us better grains. कुपोषण से लड़ाई के लिए जहां एक और पोषण अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, ताकि देश की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां कुपोषण मुक्त हो सके, स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों। इसके साथ साथ किसानों की आय को दुगना करने के लिए भी लगातार प्रयास जारी रहते हैं, और जलवायु की जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए भी, और ऐसी किस्में तैयार करने के लिए जिसमें विशेष गुण हो और विशेष तौर पर जिसमें पोषक तत्व हो, इसका ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ताकि जो कमी देखी जाती थी प्रोटीन की, आयरन की, जिंक की, विटामिन ए की, इन सब की पूर्ति भी हो सके। हमारी आज के बच्चे, आने वाले बच्चे, आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां कुपोषण मुक्त हो सकें। तो आईसीआर ने ऐसी डेवलपमेंट भी की है, जिसके माध्यम से बायो-फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज उन्होंने तैयार की हैं, जिससे लाभ मिलेगा और इससे रोगों से, कीटों से, सूखा,
और बाढ़ जैसी चीजों से लड़ने के लिए भी और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिससे इसमें लाभ मिल पाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये खास ऐलान किए हैं एक बार फिर कोविड महामारी और उसके बाद लॉकडाउन से आम लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं उससे राहत देने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर पर छोटे और मझौले उद्योगों की मदद के लिए कई ऐलान किए गए हैं। आम लोगों को राहत देने के लिए कई ऐलान किए गए हैं ताकि एक बार फिर अर्थव्यवस्था में नए सिरे से जान फूंकी जा सके। बढ़ने की संभावनाएं पैदा होंगी।